अस्सलामुअलैकुम। तो आज की डिस्कशन है हमारी असेसमेंट नंबर 8 की। विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड क्लोराइड। देखें सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, इसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगी, यानी इसको हम आयनिक प्रोडक्ट भी बोलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट भी बोलेंगे। आयनिक प्रोडक्ट ये बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो स्लाइटली सॉल्यूबल कंपाउंड होते हैं उनको चेक करने के लिए कि वो किस हद तक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। तो होता क्या है, लेड क्लोराइड की बात करें तो PbCl2 जब ये आयोनाइज होता है, एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आती है और क्लोराइड के 2 आयंस बनते हैं साथ। ठीक है, तो अगर इसका हम प्रोडक्ट लिखते हैं तो प्रोडक्ट लिखने का सिंपल तरीका है, लेड आ जाएगा +2 के साथ इंटू Cl नेगेटिव, और इसके ऊपर चूंकि 2 है कोफिशिएंट इसका, उसको हम पावर में लिख देते हैं। तो जब ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है और आयनिक होता है। ठीक है, आयनिक होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में है। और जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है, उसका क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर ये जो आयंस हैं इनके दरमियान और इस सॉलिड के दरमियान एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, यानी सैचुरेशन आ गई है, सैचुरेशन। और इसको आगे एक क्वांटिटेटिवली हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, जिसको KSP से लिखते हैं, जिसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब देखें, जब हमारे पास ये वाली जो आयनिक प्रोडक्ट है या ये वाली है, जब ये KSP के इक्वल आ जाएगी, आयनिक प्रोडक्ट IP से मैं लिख रहा हूँ, जब KSP और आयनिक प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बना है आयंस का, ये इक्वल आ जाएगी तो सोल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड होगा वो। इट्स मीन के सैचुरेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी हुई है। और इसके केस में एक और केस है, अगर हमारे पास KSP जो है वो लेस हो और आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो, तो फिर जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो। इसी तरह एक और केस भी होता है, अगर KSP की वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा आ जाती है, तो फिर इस केस में क्या होगा, हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है कि ये जो होता है ना KSP, ये हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में बता रहा होता है, यानी इसके अलावा ये हमें डिसोसिएशन के बारे में बता रहा होता है कि कोई आयन, ये स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, कोई आयन यानी कोई आयनिक कंपाउंड है वो कितना डिसोसिएट हो सकता है हमारे सॉल्वेंट के अंदर। अगर KSP की वैल्यू आती है हमारे पास ज़्यादा, तो इसी तरह हमारे पास डिसोसिएशन भी आएगी ज़्यादा, डिसोसिएशन भी उसी लिहाज से हमारे पास आ जाएगी ज़्यादा। ठीक है, इट्स मीन कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, KSP और डिसोसिएशन। इसके अलावा ये जो KSP है, KSP मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर सकता है, यानी ये KSP ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर सकता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर सकता है और कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो आई थिंक सो कि इतना KSP के बारे में आपको इल्म है तो इट्स इनफ। इसके
डायरेक्ट जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं वो भी समटाइम पूछ ली जाती हैं। हमें 2017 के पेपर में सिल्वर क्लोराइड की वैल्यू पूछी हुई थी, सिल्वर क्लोराइड की वैल्यू पूछी हुई थी। आयनिक प्रोडक्ट तो हमें निकालना आ गया, तो KSP की वैल्यू पूछी हुई थी, वो हमारे पास थी 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। ये पूछने का मकसद तो कोई नहीं बनता, लेकिन हम क्या कह सकते हैं। इसी तरह लेड सल्फेट की वैल्यू भी होती है KSP की। अब ये मकसद क्या है कि कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं या कुछ वेल नाउन या फेमिलियर हैं उनकी हमें याद रखनी चाहिए कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है, यानी KSP की वैल्यू क्या आती है। तो ये 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 आ जाती है। इसी तरह जो हम पढ़ रहे हैं ऑप्शन तो ये वाला करेक्ट है, और इसकी KSP की वैल्यू आ जाती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ये कुछ चंद वैल्यूज़ हैं, FSC में इसका टेबल भी बना हुआ है, कुछ याद रख लें ताकि अगर कोई हमारे निज़ाम जो ऐसा है कि ऐसा क्वेश्चन पूछना बनता नहीं है, लेकिन डायरेक्टली ये वाली वैल्यू पूछी हुई है 2017 में। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला ये है। इसी तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये सेम ये वाला क्वेश्चन या इसी नोयत का क्वेश्चन हमें 2017 में एक और भी पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन बैटरी हैज़ रन डाउन। तो उस वक्त ये होती है 1.25। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। वाई एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड इज यानी एसिटिक एसिड है, ठीक है। ये एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन लिक्विड अमोनिया देन इन एक्वस वाटर। कहता है कि एथेनोइक एसिड को अमोनिया में भी डाल दो और इसको वाटर में भी डाल दो, एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर में। तो कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, इसमें अमोनिया में स्ट्रॉन्ग है, वाटर में कम क्यों है। तो ये सिंपल सी बात है। ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है अमोनिया, दूसरा हमारे पास वाटर है, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग अमोनिया है, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो इट्स मीन कि इसकी पावर है, इसकी एबिलिटी है, एसिड से जो प्रोटॉन निकलेगा H पॉजिटिव निकलेगा वो जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी इसकी एबिलिटी है टू गेट प्रोटोनेटेड ईजीली एज कंपेयर टू वाटर। वाटर एक वीक एसिड है, तो इस वजह से यानी कि एथेनोइक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अमोनिया में एज कंपेयर टू वाटर में। तो अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस दैन वाटर, दैट्स द ट्रू आंसर। तो नेक्स्ट है द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ह्यूमन ब्लड की। इसी तरह ह्यूमन स्टोमिक की हमें इस बार पूछी हुई थी, ठीक है। ह्यूमन स्टोमिक द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल फॉर ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 100। देखें कहता है कि डबल होता है 10 डिग्री राइज करने से, तो हमने यहाँ तक कितने 10 इंक्रीज़ किए, 9, तो 2 की पावर 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन सुक्रोज, कीप इन माइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनीथिंग इन इट्स फ्री स्टेट इज 0। सो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट हमारे पास है द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस, व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए हमें पता है कि POH किसके इक्वल होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH कंसंट्रेशन। OH कंसंट्रेशन हमें दी हुई है, इसको यहाँ पे पुट कर दे माइनस लॉग इंटू 0.1। तो माइनस ये माइनस यानी 0.1 जो है ना, 0.1
लॉग लेंगे तो ये आपके पास -1 वैल्यू आएगी। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ गई। हमें पता है POH प्लस PH इसका जो सम होता है ये 14 होता है। PH हमने फाइंड आउट करना है 1 14 और POH की नेगेटिव -1 13। PH कितनी आ जाएगी? 13 वैल्यू आ जाएगी। A प्लस B प्रोडक्ट है, C प्लस D रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्टेंट है। तो कीप इन माइंड कहता है कि A और B हमारे पास 1 और 2 हैं, C और D हमारे पास 6 और 20 हैं। K कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेरी इजी, प्रोडक्ट लिखते हैं पहले हम, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखते हैं ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? 6 मोल है मल्टीप्लाई 20 है ओवर रिएक्टेंट की क्या है? 1 मल्टीप्लाई 2 मोल है। तो ये 10 आ जाएगा और 6 10 बार 60 आ जाएगा। सो आंसर इज 60। तो नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। देखें कॉपर सल्फेट का सलूशन है। कीप इन माइंड जो कॉपर से चीज़ ऊपर होगी ना वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी और जो नीचे होगी वो कॉपर को यहाँ से नहीं डिस्प्लेस कर सकती। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमने पढ़ रखा है। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम ये तीनों के तीनों ऊपर हैं, ठीक है। ऊपर मीन कि ये यहाँ से निकाल देंगे। आयरन की बात जब हम करते हैं ना तो आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं इसकी, +2 में भी होता है और +3 में भी होता है। अब आपने याद रखना है कि आयरन जब भी +2 में होगा तो ये निकाल सकता है, दैट्स गुड, डिस्प्लेस कर सकता है। जब ये इस कंडीशन में होगा ना +3 में, तो +3 में डाउन होता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर से भी डाउन होता है आयरन, ठीक है। तो ये यहाँ से नहीं निकाल पाएगा। तो आंसर में ऐसा होना चाहिए था, इन ऑप्शंस में ऐसा होना चाहिए था कि आयरन की ऑक्सीडेशन साथ ज़रूर मेंशन होनी चाहिए थी। तो देन हमारा ये ऑप्शन ये वाला बनता। तो कीप इन माइंड, इस मिस्टेक को भी नोट कर सकते हैं आप। फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस वन KP और KC, देखें हमने पढ़ रखा है कि जब भी हम बात करते हैं KP और KC की तो हम पहले डेल्टा N फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का 1 मोल है माइनस रिएक्टेंट के 3 हैं यहाँ पे, ठीक है। तो -2 आंसर आ रहा है। हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब डेल्टा N की वैल्यू ग्रेटर आए 0 से तो फिर क्या होता है? फिर हमें इल्म है कि KP जो होता है वो ग्रेटर देन होता है KC से। और जब डेल्टा N की वैल्यू आ जाए स्मॉल, और इस केस में क्या आ रही है? स्मॉल, ठीक है। तो फिर क्या होगा? KP होगा लेस देन KC। तो ऑप्शन ढूंढ लें, KP और KC मीन KC ज़्यादा है KP से। सो ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। और एक थर्ड केस होता है जब डेल्टा N की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस वक़्त KP और KC दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज सल्फर शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ये आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेल पोटेंशियल डिपेंड्स upon टेम्परेचर के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ऑल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है पोटेंशियल। तो व्हेन HCl इज एडेड टू H2S इट्स आयोनाइजेशन। हमने FSC में पढ़ रखा है कि जब हम HCl को डालते हैं H2S में जो कि एक वीक एसिड है,
तो ड्यू टू द कॉमन आयन H पॉजिटिव इसकी जो आयोनाइजेशन होती है वो सुप्रेस हो जाती है, ठीक है। मेन किसकी आयोनाइजेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। और इसी को फिर हम सेकंड ग्रुप के रेडिकल के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट पीएच वैल्यू। देखें जब आपको कंसंट्रेशन या मोलैरिटी दी हो तो उस वक़्त आप पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें तो देन आपको इस चीज़ की का आइडिया भी होगा और आप फाइंड आउट भी कर सकेंगे कि हमने कैसे प्रेडिक्ट करना है कि किसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। और कीप इन माइंड आपने जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं सबकी आयोनाइजेशन करवानी है। आयोनाइजेशन के नतीजे में आपको मिलेगा कहीं पे H पॉजिटिव मिलेगा और कहीं पे OH नेगेटिव मिलेगा। और जहाँ पे H पॉजिटिव मिलेगा आप वहाँ पे pH फाइंड आउट करेंगे, नेगेटिव लॉग जो गिवन कंसंट्रेशन होगी, ये वाली सारी की सारी कंसंट्रेशन दी हुई हैं यहाँ पे पुट कीजिएगा। फिर जहाँ पे आपको OH मिलेगा तो वहाँ पे आप POH फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन सारी की गिवन हुई है, दी हुई है, ठीक है। तो सिर्फ एक केस में यहाँ पे आपको जो है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मिलेगी 0.1। अगेन POH कितनी आ रही है, अगेन POH आपको निकल करके आएगी 1, जैसे हमने प्रीवियस भी फाइंड आउट की है। तो यहाँ से pH आपने फाइंड आउट करनी हो तो वो 13 हो जाएगी, ठीक है। तो pH सबसे ज़्यादा इसकी होगी, बाकियों की भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये एसिड है तो यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा pH वाला। जब यहाँ से आपको pH मिल जाएगी तो POH फाइनली आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अब फाइंड आउट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। द बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि पोटाशियम क्लोराइड भी इस्तेमाल करते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट भी इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अमोनियम क्लोराइड भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा है, पोटाशियम क्लोराइड है। क्यों कि इसकी जो आयोनाइजेशन है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो KCl हम बेस्ट की बात हो रही है ना। कलर ऑफ KMnO4 सिंपल सी बात है कि हम इसको पिंकी बोलते हैं, ठीक है। इसको पिंकी बोलते हैं क्योंकि इसका कलर पिंक होता है। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। जी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर होता है। रेडियो एक्टिव डिके ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर होता है। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर इज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गए या एंजाइमेटिक रिएक्शन हो गए, वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। इसके ऊपर हमने केमिकल काइनेटिक्स में बहुत अच्छी खासी बातें की हुई हैं। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी टाइम के लिहाज से चेंज होती है कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की, तो उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। द प्रेसिपिटेशन अकर्स इफ आयनिक कंसंट्रेशन इज, देखें जब आयनिक प्रोडक्ट कह लें या आयनिक कंसंट्रेशन कह लें एक ही बात है। जब इसकी वैल्यू ग्रेटर हो KSP से तो क्या होता है कि सोल्यूशन हो जाता है सुपर सैचुरेटेड। जब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाता है तो फर्दर सल्यूट आप उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो प्रेसिपिटेशन होगी, PPTs बनेंगे। सो ऑप्शन नंबर मोर देन KSP। जब आयनिक प्रोडक्ट या आयनिक कंसंट्रेशन KSP से ज़्यादा होगी तो ये कम होगा। द pH ऑफ मिल्क की pH डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये टेबल भी बना हुआ है FSC की बुक में, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमें सम टाइम pH से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ pH कैन बी डिटरमाइन। pH से
pKa से या Ka से, इन तीनों से हम मेजर कर सकते हैं स्ट्रेंथ को, ठीक है। इसी तरह विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर देखें, हम स्टीरियोकेमिस्ट्री का जब हमारा लेक्चर होगा ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री का, तो उसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इससे फाइंड आउट की जाती है कि कोई लिक्विड किसी चीज़ को क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है, तो उसको हम स्टडी करते हैं पोलैरीमीटर से। वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। देखें, स्ट्रॉन्ग जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं मोस्टली मेटल्स होती हैं, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर टॉप पे आती हैं, और इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं। सो नेगेटिव इज आवर करेक्ट ऑप्शन। दिस स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इस स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को हम वेलोसिटी कांस्टेंट का नाम भी देते हैं, और हमने पढ़ रखा है कि ये जो k है जिसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट असेसमेंट नंबर 8।